के विभिन्न चरणों की चर्चा को कंप्लीट कर लिया था। विभिन्न चरणों की चर्चा में एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था, वो था वित्तीय पूंजीवाद का। तो वित्तीय पूंजीवाद में आपको कुछ ज्यादा नहीं देखना है। वित्तीय पूंजीवाद की बात मैंने कहा था एकदम संक्षेप में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वित्तीय पूंजीवाद में क्या बात हुई थी कि अंग्रेज अपना वित्त भारत में निवेश करने लगे। अंग्रेज अपना वित्त भारत में निवेश करने लगे और इसके लिए भारत की नीति बनाने लगे। इसके लिए भारत की नीति बनाने लगे। इस दौर को वित्तीय पूंजीवाद का दौर कहते हैं। एक ऐसा दौर जबकि भारत में अंग्रेज अपना वित्त निवेश करने लगे और उस वित्त के निवेश के अनुकूल भारत से संबंधित अपनी नीति बनाने लगे। इस क्रम में आप सबसे पहला एविडेंस तो 1833 के एक्ट में देख चुके हैं, जब भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया और उसके बाद भारत में अंग्रेज लोग बागानी खेती की ओर मुड़ गए। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि भारत में वित्तीय पूंजीवाद के ख्याल से महत्वपूर्ण है रेलवे का निर्माण। रेलवे, डाक, तार आदि का निर्माण। रेलवे, डाक, तार आदि का निर्माण। फिर देखोगे कि भारत में कई औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेज निवेश किए। औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेज निवेश किए। ज्यादातर उपभोक्ता जरूरत की वस्तुएं थी। ज्यादातर उपभोक्ता जरूरत की वस्तुएं थी। यानी कुछ उद्योगों के क्षेत्र में अंग्रेजों ने निवेश किया, तो कौन से उद्योग में निवेश किया? तो वैसे उद्योग में जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो सामान्य कंज्यूमर की जरूरत है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी यदि तोप बनाता है, कोई आदमी परमाणु बम बनाता है, तो वो सामान्य आदमी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेक्टर को हम उपभोक्ता आवश्यकता की वस्तु उत्पादन करने वाला सेक्टर नहीं कहेंगे। ये बात हुई। तो ज्यादातर उपभोक्ता जरूरत की वस्तुएं थी। इसी क्रम में हमने क्या बात किया? हमने ये बात किया कि जैसे जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग में 1920 तक ज्यादातर ब्रिटिश का ही निवेश हुआ। ब्रिटिश का ही निवेश हुआ। जूट इंडस्ट्री में 1920 ईस्वी तक ज्यादातर ब्रिटिश का ही निवेश हुआ। इसके बाद फिर देखोगे फर्नीचर और शराब आदि उद्योगों में अंग्रेजों ने निवेश किया। फर्नीचर और शराब आदि उद्योगों में अंग्रेजों ने निवेश किया। जैसे फर्नीचर में डनलप और शराब में मैकडोवेल। फर्नीचर में डनलप और शराब में मैकडोवेल वगैरह पर अंग्रेजों ने उसमें खूब पैसा लगाया था। जो कंज्यूमर की जरूरत थी
और इनका माल खूब बिकता था और धन कमाते थे। इसके अलावे इन्होंने और कहाँ निवेश किया? तो वित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, जैसे बैंक और ये बीमा, बैंक और बीमा। बैंक और बीमा के क्षेत्र में खूब निवेश किया। कुल मिलाकर आपको अंग्रेजों के निवेश के क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी के एग्जाम में, तो आप बता दोगे कि उन्होंने कहां निवेश किया। तो एक तो बागानी खेती में, दूसरा रेलवे में, विशेष तौर पर रेलवे, तीसरा उपभोक्ता, उत्पाद के सेक्टर में, और चौथा वित्तीय सेक्टर में। वित्तीय सेक्टर में एक शब्द लिखना है यहां पर कि भारी उद्योगों में, भारी उद्योगों में या इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रायः नहीं। भारी उद्योगों में और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रायः अंग्रेजों ने निवेश नहीं किया। तो इतनी बातों को समझ जाएंगे। एक झलक में दोबारा समझाता हूं आपको, इसके बाद इसे समझने के स्तर पर कठिनाई नहीं होगी। अंग्रेजों के पास पैसे बहुत थे क्योंकि वो औद्योगिक क्रांति कर चुके थे अपने यहां। उनके यहां अपने पैसे के निवेश पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं था क्योंकि वहां पर एक ही वस्तु के कई उत्पादक हो गए थे, सप्लाई ज्यादा हो गया था। तो उन्होंने इंडिया में अपने धन के निवेश के लिए अपना प्लान करना शुरू कर दिया। धन जब इंडिया में वो निवेश करेंगे तो चूंकि दूसरे का देश है तो थोड़ा डर भी लगता है, तो उन्होंने देखा कि हमारी अपनी सरकार है तो फिर सैया भइल कोतवाल अब डर काहे का, ये वाली बात लागू हो जाती है। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि यदि अंग्रेजों का शासन है तो बहुत तरह के नीतिगत फायदे भी हो जाएंगे। सरकार हमारे लिए अनुकूल नीतियां भी बना देगी तो उसके भी फायदे रहेंगे हमको। फिर अगला मुद्दा है कि सरकार भारत में अंग्रेजों के निवेश को सपोर्ट करने के लिए अनुकूल कई तरह के नियम भी बना रही थी, जैसे कि भूमि खरीदने का अधिकार दे देना, रेलवे का निर्माण कर देना, अनुकूल बैंकिंग व्यवस्था बना देना, आदि आदि। तो अंग्रेजों के धन के निवेश की शुरुआत हो गई। लेकिन उन्होंने धन का निवेश जब किया तो धन के निवेश मूल रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें कि आप ऐसे सेक्टर में अपना धन का निवेश करते हैं जिसमें उत्पादन का कार्य करने के पहले बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ता है। जैसे भारी उद्योग है, लोहा का उद्योग है, एल्यूमिनियम का उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्री है, अन्य कोई हैवी इंडस्ट्री है। तो बिफोर यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यू विल हैव टू इन्वेस्ट वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। और उसके बाद यदि कभी कोई कठिनाई आ जाएगी जिसके कारण तुमको मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा तो तुम उस इंडस्ट्री के कल पुर्जे उठा के नहीं जा पाओगे। तुम्हें उतने बड़े रिस्क के लिए अपने को मानसिक स्तर पे तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम भारी उद्योग में इन्वेस्ट करोगे। अंग्रेज विदेश के थे तो इसलिए उन्होंने सामान्य तौर पर भारी उद्योगों में निवेश नहीं किया। उन्होंने कौन से सेक्टर में निवेश किया? तो उस सेक्टर में निवेश किया जिस सेक्टर में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत कम होगा
और जरूरत पड़े तो हम लेकर भाग जाए। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्शन है, फर्नीचर की दुकान खोलना है या उसका इंडस्ट्री खोलना है तो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, मामूली इन्वेस्टमेंट है, तुलना करो यदि हैवी इंडस्ट्री से तो। या यदि आपको शराब की दुकान खोलना है या इंडस्ट्री खोलना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मामूली इन्वेस्टमेंट है, उतना रिस्क लिया जा सकता है। बैंक खोलना है तो और भी कम रिस्क है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना है और कुछ लोगों को लोन देते हैं तो कुछ लोगों के पैसे जमा रखते हैं। संकट की घड़ी आएगी, आपका लोन की वापस नहीं होगा तो आप जिनके पैसे रखे उन्हीं के लेके पैसे लेके भाग जाओगे, तो फिर इसमें दिक्कत नहीं है। बीमा सेक्टर में भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों को भारत में उन्हीं सेक्टरों में हम निवेश करते हुए देखते हैं जो या तो कंज्यूमर सेक्टर के निवेश है या तो फाइनेंशियल सेक्टर के निवेश है। इन्होंने उसी सेक्टर में पैसा लगाया जिस सेक्टर से पैसा लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी है जहां उन्होंने पैसा लगाया जबकि वो थोड़ा रिस्की होता है, और वह है रेलवे। रेलवे का पैसा लगाया गया था काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत। तो अब हम रेलवे के ऊपर ही बात करेंगे। रेलवे रेलवे के अंतर्गत देखो तो सबसे पहली बात यह है कि 1853 से रेलवे की शुरुआत हुई, लॉर्ड डलहौजी के काल में। डलहौजी के समय में बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में पहली बार रेल की पटरी बिछाई गई। उसके बाद कौन निवेशक था? निवेशक निवेशक था निजी सेक्टर, निजी क्षेत्रक, मैंने प्राइवेट निवेशक लोगों ने ही रेलवे की पटरियों का और डिब्बों का विकास किया। तो रेलवे में निवेश किसने किया शुरुआती दौर में भारत में प्राइवेट सेक्टर में? 1869 में इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टर हो गई। 1869 तक आते आते इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम निजी सेक्टर से नहीं बल्कि अपने ही से निवेश करके भारत में रेलवे का विकास करेंगे, क्योंकि उनको निजी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का कार्य महंगा लग रहा था। महंगा लग रहा था। क्यों महंगा लगा उसकी चर्चा हम कुछ देर के बाद करेंगे, लेकिन अभी इतना ही महंगा लग रहा था। इसलिए उन्होंने 1869 में 1869 में यह तय किया कि सरकार खुद निवेश करेगी। लेकिन 1882 में गवर्नमेंट प्लस निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के संयोग से रेलवे का विकास इस बात की स्वीकृति हो गई कि प्राइवेट सेक्टर भी करेगा और गवर्नमेंट भी करेगी। 19वीं सदी के अंत तक 25,000 वर्ग मील 25,000 वर्ग मील रेल की पटरी बिछाई जा चुकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 25,000 वर्ग मील रेलवे की पटरी बिछाई जा चुकी थी। कर्जन के समय सबसे ज्यादा रेल पटरी बिछाई गई।
कर्जन के समय में सबसे ज्यादा रेल की पटरी बिछाई गई। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि इसी के समय रेल प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन रॉबर्टसन कमीशन के सुझाव पर। रॉबर्टसन कमीशन के सुझाव पर इसी के समय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। अभी भी वो बोर्ड जारी है। इसी के समय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, किसके सुझाव पर? तो रॉबर्टसन नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में रेलवे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक आयोग का गठन हुआ था। उसी ने सुझाव दिया था कि रेलवे का बेहतर प्रशासन तब चलेगा जब एक रेलवे बोर्ड का गठन कर दिया जाए। फिर एक बर्थ आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1925 ईस्वी से 1925 ईस्वी से रेलवे का पृथक बजट बनने लगा। रेलवे का पृथक बजट बनने लगा। बाद में जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, और ये क्या कहते हैं, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो फिर रेलवे के बजट और सामान्य बजट को संयुक्त कर दिया गया। तकरीबन मानकर चलिए कि 90 साल तक लगभग रेलवे का बजट सामान्य बजट से अलग रहा है। हालांकि ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है कि रेलवे के बजट को सामान्य बजट से अलग करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उस डिबेट में आपको नहीं ले जाएंगे। रेलवे का बजट अलग हुआ था तो एक वर्थ कमीशन की अनुशंसा थी और बजट संयुक्त किया गया मोदी जी के शासनकाल में। वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली। अब कुल मिलाकर आपके सामने में रेलवे से संबंधित इतनी बातों की जानकारी जब हो गई, तो हम यहां पर देखते हैं कि निजी सेक्टर के लोग रेलवे में क्यों निवेश किए, जबकि सामान्यतया निजी सेक्टर, वो भी विदेशी निजी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से परहेज करता है, नहीं करता है। और अंग्रेज बड़ी सावधानी पूर्वक निवेश कर रहे थे, इसलिए कंज्यूमर सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में ही निवेश कर रहे थे। तो फिर रेलवे में क्यों निवेश किया? तो उसका कारण है प्रत्याभूत ब्याज दर की व्यवस्था। कई दफा हिंदी को ये इतना डिफिकल्ट बना देते हैं ट्रांसलेशन करने के दौरान कि लगता है कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेना ज्यादा आसान है। प्रत्याभूत के लिए अंग्रेजी में शब्द है जिसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, काउंटर गारंटी सिस्टम। काउंटर गारंटी सिस्टम, इसके तहत क्या होता है, सरकार कहती है निवेश करने वाले को कि तुम निवेश करो, तुम्हारे निवेश के ऊपर एक निश्चित दर से लाभ की हम गारंटी करते हैं। तुम निश्चित भाव से, निश्चिंत भाव से निवेश करो, हम इस बात की गारंटी करते हैं कि तुम्हारे निवेश पर मिनिमम एक रेट से लाभ होगा ही होगा। और वह काउंटर गारंटी का दर रखा गया था 5%। मतलब की बात है कि यदि एक निवेशक ने रेलवे के ऊपर 100 रुपया का निवेश किया
तो उसको 5% के दर से जरूर फायदा होगा। 5 रुपया उसको बतौर आमदनी जरूर होगी 100 रुपये पे। और यदि वो आमदनी हासिल करनी है तो क्या करना होगा? तो आपने जो रेलवे की पटरी बिछाया है उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करिए। आप कॉमर्शियल इस्तेमाल करिए, उसके माध्यम से आपको फायदा होगा। यदि आपको फायदा उतना नहीं हुआ तो क्या होगा? फायदा उतना नहीं होगा तो गवर्नमेंट भुगतान करेगी। इसी को कहते हैं काउंटर गारंटी देना। क्या आप निवेश करो ना, निवेश करोगे फायदा होगा, मैं कह रहा हूं ना। और कोई कहते आपके कहने से क्या होगा? तो कहते हैं मेरे कहने से यह होगा कि यदि नहीं होगा तो हम क्षतिपूर्ति करेंगे। सरकार क्षतिपूर्ति कहां से करेगी? सरकार अपने बजट से करेगी। सरकार यदि अपने बजट से क्षतिपूर्ति करती है तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यदि अंग्रेजों ने धन में रेलवे में निवेश किया 5% के काउंटर गारंटी के तहत, कॉमर्शियल इस्तेमाल किया, यदि उनको 5% लाभ नहीं मिला तो सरकार ने अपने बजट से उनको कॉम्पनसेट किया, और ऐसा लगभग 50 साल तक चला। और सरकार जब अपने बजट से कॉम्पनसेट करती रही तो सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान अंग्रेज को होता रहा, और अंग्रेज पैसा लेकर इंग्लैंड जाते रहे। ये धन का निष्कासन है। अब आप देखोगे कि काउंटर गारंटी सिस्टम में एक और भी हिडन क्लॉज था, एक छुपा हुआ प्रावधान और भी था। उस प्रावधान को जनरली लोग नहीं जानते हैं, तो सिर्फ से बता दे एक बार सर, ठीक है? तो जनरली लोग नहीं जानते हैं इस छुपे हुए प्रावधान को। वो ये कि रेलवे में काउंटर गारंटी में जब निवेश किया जाता है 5% के आधार पर, तो उसका यह भी मतलब था कि यदि आपका प्रॉफिट मोर देन 5% हो जाए, मान लो 7% हो जाए, तो क्या होगा? तो उसमें कहा गया था कि 5% तक तो सारा प्रॉफिट आपका, क्योंकि हमने गारंटी किया है 5% के प्रॉफिट का। एडिशनल जो प्रॉफिट होगा वो, ये जो 2% एडिशन है ना, 5 + 2, तो एडिशनल विल बी डिवाइडेड बाय 2। एडिशनल जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा आपका आधा मेरा। मतलब ऐसे समझो कि अंग्रेज ने कहा निजी निवेशक को जो इंग्लैंड के थे कि आओ इंडिया में रेलवे में निवेश करो। उन्होंने कहा नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि बहुत फायदा होगा। कितना? 5%। 5% के फायदे का लोभ बहुत बड़ा था उस समय इंग्लैंड के निवेशक के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में नॉर्मली 2% के रेट से ही कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में फायदा हो रहा था। तो 5% का आकर्षण तो बहुत बड़ा था। लेकिन तब निजी निवेशकों ने कहा कि 5% का बेनिफिट नहीं होगा भैया, 5% का प्रॉफिट नहीं होगा। आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं यकीन है कि 5% का प्रॉफिट होगा। तो भारत में सरकार ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं 5% का फायदा होगा। तो निजी निवेशकों ने कहा कि ये जो जुबानी गारंटी है इसका भरोसा नहीं है, आप ये गारंटी दीजिए कि 5% से कम प्रॉफिट होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप करेंगे। तो सरकार ने कहा कि हम ये गारंटी आपको देंगे एक शर्त पर, यदि 5% से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा तो उस अतिरिक्त के प्रॉफिट के अमाउंट को आप मेरे साथ शेयर करोगे। निवेशक तैयार हो गए, सरकार ने भी काउंटर गारंटी दे दिया। इसी को काउंटर गारंटी सिस्टम कहते हैं। अब अगला मुद्दा यह है कि इस काउंटर गारंटी सिस्टम का नतीजा क्या निकला? क्या उनको 5% का प्रॉफिट हुआ? तो नहीं हुआ। और चूंकि 5% का प्रॉफिट नहीं हुआ और सरकार ने काउंटर गारंटी देने का वचन दिया था, तो सरकार अपने बजट से निवेशकों को भुगतान करती रही। अब सरकार चूंकि अपने बजट से निवेशकों को भुगतान करती थी, इसलिए उनको लगने लगा कि बहुत महंगा अफेयर है। इसलिए उन्होंने निजी निवेशकों के माध्यम से निवेश करवाने के बजाय अपने से ही रेलवे में निवेश करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि रेलवे में निवेश करना और रेलवे का विस्तार करना उनको बहुत जरूरी लग रहा था।
उनको ये लग रहा था कि रेलवे यदि हो जाएगा तो प्रशासन पे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, यात्री सुविधा मात्र नहीं बढ़ती है ना, प्रशासन की जरूरतें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की, मिलिट्री को भेजने की, पुलिस तंत्र को भेजने की, खुफिया तंत्र को भेजने की, बड़े बड़े अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, गवर्नर जनरल और गवर्नरों की यात्रा सुनिश्चित करने की। तो प्रशासन के ऊपर बेहतर कंट्रोल हो पाएगा और शासन सुचारू चलेगा यदि यातायात और संचार का साधन विकसित हो जाए तो, और रेलवे उसी का एक हिस्सा है। इसके तहत डाक और तार के विकास पर भी बल दिया गया है। सरकार को यह बात भी समझ में आ रही थी कि रेलवे से न सिर्फ हमारा प्रशासन का तंत्र बेहतर हो जाएगा बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। उन्होंने देखा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जिन जिन इलाकों में डाक और तार की सुविधाएं थी या रेलवे का विकास हुआ था, उन इलाकों में विद्रोह के दमन करने में उनको सहूलियत हुई, क्योंकि यातायात और संचार का साधन इनके पास में था। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों बेहतर हो गया। इस वजह से इन्होंने और भी ज्यादा उत्साह के साथ में रेलवे में निवेश को बल देना शुरू किया। रेलवे में ज्यादा निवेश ये इसलिए भी चाहते थे क्योंकि इनको यह मालूम था कि इंडिया से कच्चा माल हम इंग्लैंड की ओर ले जाएंगे तो इंग्लैंड के इंडस्ट्री को फायदा होगा। यदि हम इंडिया में बहुत सारे लोगों को वाणिज्यिक क्षेत्र में कृषि करने हेतु इनवाइट किया और उनसे बागानी खेती शुरू करवा दिया तो उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी देना जरूरी है। तो उनके लिए भी आवश्यकता है कि उनके माल को हम बंदरगाहों तक पहुंचवाएं। रेलवे फायदेमंद है। इंग्लैंड के इंडस्ट्री के उत्पाद भारत के बंदरगाह पर आते हैं तो उनको भारत के बाजार तक पहुंचाना है, इसके लिए भी रेलवे चाहिए। तो कुल मिलाकर देखो कि रेलवे वाणिज्यिक खेती को बल देने, रेलवे भारत में अंग्रेजों के लिए बाजार उपलब्ध करवाने और अंग्रेजों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए जरूरी था। इसके अतिरिक्त सरकार को एक बात और समझ में आ रही थी कि इंग्लैंड के बहुत सारे वित्तपतियों के पास में पैसे हैं तो उनके पैसे को निवेश का एक क्षेत्र मिल जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके से भी अंग्रेजों को फायदा होगा। इंग्लैंड के आयरन इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा क्योंकि आयरन इंडस्ट्री इंग्लैंड में ही डेवलप हो रहा था जब इंडिया में रेलवे का विकास हो रहा था। सामान्य तौर पर किसी देश में यदि रेलवे का विकास होता है तो उस देश का आयरन इंडस्ट्री तेज गति से आगे बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में आयरन इंडस्ट्री ने अपने उत्पादन की शुरुआत मॉडर्न इंडस्ट्री के स्तर पर मैं बोल रहा हूं, मॉडर्न स्तर पर मॉडर्न इंडस्ट्री के क्षेत्र में रेलवे के आने के बाद भी आयरन इंडस्ट्री ग्रो नहीं किया इंडिया में। इसी बात को कहते हुए मैंने कहा कि 1912 ईस्वी से पहली बार इंडिया के अंदर आयरन इंडस्ट्री ने उत्पादन का कार्य करना शुरू किया। टिस्को के माध्यम से जमशेदपुर में साक्षी जगह है, वहां पर टिस्को की स्थापना हुई थी। टाटा ने किया था, जमशेद जी ने किया था, उन्हीं के नाम पर वो शहर जमशेदपुर हो गया। अदरवाइज रियल नाम जगह का है साक्षी। साक्षी तो और वहां भी देखो तो शुरुआती दौर में टाटा ने सुई का निर्माण करना शुरू किया था। तो पहले दिन वो रेलवे की पटरी और डिब्बा और बैगन नहीं बनाते थे, वो इंजन नहीं बनाते थे। तो इस तरीके से क्या हम देख रहे हैं कि इंडिया में रेलवे का विकास तो हुआ लेकिन आयरन इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ। तो कौन से देश के आयरन इंडस्ट्री के फायदे की सरकार सोच रही थी? तो इंग्लैंड के आयरन इंडस्ट्री के फायदे की सरकार सोच रही थी। कुल मिलाकर क्या कहानी आपके सामने में प्रकट हुई
तो रेलवे के निर्माण के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? रेलवे के निर्माण के पीछे सरकार का उद्देश्य था सिक्योरिटी मजबूत, गवर्नेंस मजबूत और अंग्रेजों के औद्योगिक और वित्तीय फायदे। अंग्रेजों के औद्योगिक और वित्तीय फायदे, ये 3 उद्देश्य थे। अब इसके बाद आगे देखोगे, जब रेलवे में एक बार मेंस के स्तर के क्वेश्चन को हम देखेंगे तो हम ये बताएंगे कि रेलवे का भारत को कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिला। सकारात्मक परिणाम कहां मिलेगा? एक तो भारत के उद्योग भी विकसित हो जाएंगे, कुछ वाणिज्यिक खेती भारत में भी विकसित हो जाएगी, ये तो जरूरी है, परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। अंग्रेज भारत के उद्योग को ध्यान में रखकर नहीं विकसित किए थे, अंग्रेज विकसित किए थे अपने अंग्रेजों के उद्योगों के हित को ध्यान में रख के, लेकिन फायदा भारतीय उद्योग को भी हुआ। नंबर 2, भारत के एकीकरण में रेलवे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया के जिस देश में भी अलग अलग क्षेत्रों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है, उस देश में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को एक माध्यम के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का विकास होगा तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा, सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन बढ़ेगा। तो रेलवे को इंडिया का एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर भी देखा जाता है। जर्मनी में भी आप पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, उनके बीच में एकीकरण आया तो रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो रेलवे का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया के इंटीग्रेशन में भी है। और तीसरा बड़ा फैक्टर है कि रेलवे जब आया तो उसके रास्ते हिंदुस्तान में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को भी बल मिला। राष्ट्रीय आंदोलन में भी रेलवे का खूब इस्तेमाल हुआ। तो रेलवे का हिंदुस्तान को फायदा क्या हुआ वो मैंने बता दिया, और रेलवे से नुकसान क्या हुआ? तो रेलवे से नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि रेलवे का निर्माण अंग्रेजों के हित को ध्यान में रखकर किया गया था, इसीलिए रेलवे का उतना फायदा नहीं हुआ इंडिया को जितना कि हो सकता था। उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। जैसे कि भारत में भी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो सकता था, भारत में भी तो इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हो सकता था, उतना फायदा नहीं हुआ। और कई सारे भारत के उद्योगपति कहते थे कि हमारे इलाके में रेलवे की पटरी बना दीजिए तो हम तेजी से औद्योगिक विकास कर पाएंगे। तो भारतीय उद्योगपतियों की मांग और उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर रेलवे की पटरियां नहीं बिछाई गई। रेलवे की पटरियां बिछाई गई सरकार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, प्रशासन को ध्यान में रखकर, और अंग्रेजों के कच्चा माल के बंदरगाह तक पहुंचाने को ध्यान में रखकर, और तैयार माल को बाजार तक लाने को ध्यान में रखकर। तो इससे भारत के विकास को वो गति नहीं मिली जो कि गति तब मिल सकती थी यदि निर्माण करने वाली सरकार राष्ट्रवादी होती। और क्या दिक्कत हुई पहले सुन लो, फिर मैं बाद में इसको चार्ट में लिखवा दूंगा, चार्ट बना दूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और क्या फायदा सरकार की गलती के कारण नहीं हो पाया? तो दिक्कत यह हुई, बल्कि फायदा तो जो नहीं हुआ हो ही गया। और क्या दिक्कत हुई रेलवे के कारण? समस्या क्या पैदा हुई? तो समस्या यह पैदा हुई कि रेलवे के कारण हिंदुस्तान से धन का निवेश होता रहा। रेलवे इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। और क्या नुकसान हुआ? तो नुकसान यह हुआ कि रेलवे के कारण हिंदुस्तान के कई सारे सेक्टरों की उपेक्षा हुई, क्योंकि सरकार के पास में लिमिटेड मनी है, और लिमिटेड मनी को यदि आप किसी सेक्टर पे फिक्स तरीके से खर्च करोगे तो किसी न किसी दूसरे सेक्टर की उपेक्षा होगी। यदि रेलवे का पैसा खर्च ना हुआ होता तो हो सकता है नहर का निर्माण होता, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च होता,
तो ऐसे सेक्टरों की उपेक्षा हुई क्योंकि जो पैसे थे सरकार के पास में वो चले गए रेलवे के क्षेत्र में। और सबसे गलत बात यह है कि रेलवे जिनके लिए लाभदायक था प्रायः उनके पैसे से इसका विकास ही नहीं हुआ, और जिनके पैसे से विकास हुआ उनको इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो थे किसान। 19वीं शताब्दी तक आप देखोगे कि हिंदुस्तान में 25,000 स्क्वायर मील रेलवे का विस्तार हो चुका था, और उस समय तक सरकार के आय का सबसे बड़ा सोर्स था लैंड रेवेन्यू, जो किसान से वसूली जाते थे। और किसान से वसूल की जाने वाली इस राशि से ही सरकार अपना बजट बनाती थी, और उसी बजट से सरकार काउंटर गारंटी की क्षतिपूर्ति करती थी। किसान से पैसा वसूलती है, और पैसा वसूल करके जिन मदों पे खर्च करती है उनमें से एक मद है रेलवे के निर्माताओं और निवेशकों को काउंटर गारंटी की राशि का भुगतान करना। या फिर सरकार खुद जहां निवेश करेगी वो भी निवेश करती थी विदेशों से लोन लेकर, और लोन का ब्याज सहित मूलधन का भुगतान करना। ये सब कुछ कहां से हो रहा है? तो बजट से। बजट कहां से बन रहा है? तो किसानों पे लगाए गए राजस्व से ही मूलतया बजट बन रहा है। तो क्या किसान को रेलवे की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। उस समय तो कतई नहीं थी इसकी जरूरत। उनकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो लोकल लेवल पर खेती करते थे, यातायात करते थे, संचार करते थे, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। रेलवे की उनको जरूरत नहीं थी, और उन्होंने रेलवे के आ जाने के बाद भी उसका इस्तेमाल मिनिमम लेवल पर किया था। उनकी जरूरत थी नहर की, उनकी जरूरत थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अकाल के समय में राहत कार्य की, और सरकार ने इन सबों की उपेक्षा किया क्योंकि सरकार को रेलवे बनाना था। और साथ ही साथ किसानों की एक और जरूरत थी। किसान के ऊपर कर का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, उन्हें कर के बोझ में कुछ कमी चाहिए थी, और सरकार कमी करने के बजाय बढ़ाती गई है रेवेन्यू, क्योंकि उनको रेलवे बनाना था। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? तो उनको जो भू राजस्व चुकाते थे। फाइनली हम यह कह सकते हैं कि रेलवे का हिंदुस्तान को लाभ कम और नुकसान ज्यादा हुआ, और जहां लाभ हुआ वहां भी लाभ पहुंचाने की नीयत कम से कम सरकार में नहीं थी। लाभ एक बाय प्रोडक्ट है, लाभ एक बाय प्रोडक्ट है। तो लाभ सरकार के इंटेंशन का परिणाम नहीं है। सरकार यदि इंटेंशनली किसी को बेनिफिट करना चाहती थी तो वो सिर्फ अंग्रेज थे। इंटेंशनली भारत को मॉडर्नाइज करना, भारत के नेशनल मूवमेंट को मजबूत करना, भारत को पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिफाई करना, इंटीग्रेट करना, इंडिया के इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये सब सरकार के दिमाग में कहीं नहीं था। तो ये सब जो भारतीयों को लाभ हुआ भी है तो वो क्या है? वो है बाय प्रोडक्ट, ढलुए में मिली हुई वस्तु, संयोग से। अंग्रेजों का वश चलता तो वो ये परिणाम भी भारतीयों के पक्ष में न होने देते कभी। लेकिन कभी कभी परिणाम आपके प्रयत्न के वश में नहीं रहता है, कभी कभी परिणाम कुछ इतर भी हो जाता है, उलट भी हो जाता है। कुल मिलाकर आप देखो तो यहां तक की चर्चा हमारी पूरी हो जाती है। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा रेलवे वाली नीति को लेकर, तो वो स्ट्रक्चर अभी से अब बना देता हूं। रेलवे को लेकर स्ट्रक्चर ये बात है कि उद्देश्य क्या था, सरकार का उद्देश्य क्या था,
अंग्रेज से पूछोगे कि क्या उद्देश्य था तो वो तो कह देंगे कि हमने तो इसलिए रेलवे का निर्माण किया था ताकि हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। वो तो कह देंगे कि रेलवे का हमने निर्माण किया था ताकि इंडिया एकीकृत हो जाए। इंडिया का आधुनिक उद्योग आगे बढ़े। वाणिज्यिक कृषि का विकास हो। प्रशासन सुचारू हो जाए। और अकाल राहत कार्य। अकाल राहत कार्य सुचारू हो जाए। ये 5 उद्देश्य थे। 5 उद्देश्य थे सरकार की दृष्टि में। सरकार की दृष्टि में ये 5 उद्देश्य थे। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश इंडस्ट्री को कच्चा माल मिले। ब्रिटिश इंडस्ट्री को कच्चा माल मिले। ब्रिटिश बागानी निवेशक का उत्पाद विश्व बाजार तक पहुंचे। विश्व बाजार तक पहुंचे। ब्रिटिश इंडस्ट्री के उत्पाद को भारतीय बाजार मिले। ब्रिटिश इंडस्ट्री के उत्पाद को भारतीय बाजार मिले। ब्रिटिश वित्त को निवेश का मौका मिले। ब्रिटिश वित्त को निवेश का मौका मिले। अगला है भारत का शासन सुरक्षित और सुदृढ़ हो जाए। शासन सुरक्षित और सुदृढ़ हो जाए, यही है सरकार का उद्देश्य। कुल मिलाकर देखो तो
सरकार के उद्देश्य को हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 3 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं। अंग्रेजों को आर्थिक फायदे होंगे, शासन का संचालन कुशलतापूर्वक होगा और भारत में अंग्रेजों की सरकार हमेशा सुरक्षित रहेगी। उनका यह कहना था कि भारत में अंग्रेज को कौन यहां से हटा सकता है? भारत से अंग्रेज को हटा सकता है या तो विदेशी या तो देशी। जब तक हमारे पास में नौसेना में बढ़त बची हुई है, कोई विदेशी भारत में आकर अंग्रेजों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। और देशी की बात जहां तक आती है तो उन्होंने कहा यदि हमारे पास रेलवे आ जाएगा तो हम किसी भी विद्रोह को सख्ती से कुचल देंगे, क्योंकि हम रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अपने फौजियों को भेज सकते हैं, अपनी सामग्रियां भेज सकते हैं, हथियार भेज सकते हैं। तो उनका यह कहना था कि यदि रेलवे आ जाएगा भारत में तो भारत में अंग्रेजों का शासनकाल उस दिन तक के लिए सुरक्षित हो जाएगा जिस दिन तक की नौसेना में हमारी बढ़त बनी हुई है। तो सरकार के हिडन एजेंडा को, सरकार की छुपी हुई मंशा को आप समझ सकते हो। ये पंक्ति लॉर्ड डलहौजी की है, जिस पंक्ति को डलहौजी ने उस परिपत्र में लिखा है जिसके आधार पर सरकार से उन्होंने भारत में रेलवे के निर्माण के लिए अनुमति मांगा है। तो रेलवे के निर्माण की अनुमति मांगने वाला गवर्नर जनरल अपनी सरकार को कन्विंस करने के लिए यही बता रहा है कि यदि रेलवे का निर्माण भारत में हो जाएगा तो भारत तब तक के लिए सुरक्षित हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य तब तक के लिए सुरक्षित हो जाएगा जब तक कि नौसेना में हमारी बढ़त बनी हुई है। यानी कि नौसेना में बढ़त है तो विदेशी नहीं आ पाएंगे और रेलवे रहेगा तो देशियों के विरोध को हम कुचल डालेंगे। इस तरीके से आप सरकार के दिमाग में चल रहे हुए डिजाइन को समझ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि रेलवे के कारण पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, प्रशासनिक एकीकरण भारत में आया। नंबर 2 पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण और राष्ट्रवाद का विकास। राजनीतिक एकीकरण और राष्ट्रवाद का विकास भारत में हुआ। नंबर 3 भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, और समाज सुधार आंदोलन में भी इसका इस्तेमाल हुआ। इसका उपयोग हुआ। फिर इंडियन इंडस्ट्री के विकास में भी सहायक भूमिका। इंडियन इंडस्ट्री के विकास में भी सहायक भूमिका, इंडियन इंडस्ट्री के विकास में भी सहायक भूमिका रही। तो आपने लाभ देख लिया और तब कहते हैं किंतु।
उतना लाभ नहीं जो हो सकता था। उतना लाभ नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। ये जब कह देंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका, मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। तब इसका निगेटिव इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट इसी में भारतीय उद्योग को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ। भारतीय उद्योग को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ। विशेष तौर पर भारतीय उद्योग को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, विशेष तौर पर लौह उद्योग को। क्योंकि लोहा इंग्लैंड से आयात किया गया। लोहा इंग्लैंड से आयात किया गया। फिर अगला पॉइंट यह है कि भारत के कृषकों पर, भारत के कृषकों पर इसका विशेष दबाव पड़ा। भारत के कृषकों पर इसका विशेष दबाव पड़ा क्योंकि उन्हीं के धन से इसका निर्माण हुआ, उन्हीं के धन से इसका निर्माण हुआ, जबकि उनको इसकी जरूरत नहीं थी। जबकि उनको इसकी जरूरत नहीं थी। जबकि उनको इसकी जरूरत नहीं थी। अगला पॉइंट है, भारत के कई सेक्टरों की उपेक्षा हुई। भारत के कई सेक्टरों की उपेक्षा हुई, जैसे नहर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। अगला, कृषकों पर कर का दबाव बढ़ा। कृषकों पर कर का दबाव बढ़ा। कृषकों पर कर का दबाव बढ़ा। थैंक यू प्रियराज। कृषकों पर कर का दबाव बढ़ा क्योंकि, बल्कि क्यों नहीं, कृषकों पर कर का दबाव बढ़ा
और यह अंततः अकाल का कारण बना, अकाल का सहायक बना, न कि समाधान। अकाल का सहायक बना, न कि समाधान। अगला पॉइंट, यह है कि सर धन के निष्कासन को बल मिला, धन के निष्कासन को बल मिला, धन के निष्कासन को बल मिला। ये 5 नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। तो कुल मिलाकर आपके सामने में यह स्पष्ट है कि सरकार का उद्देश्य क्या था, सरकार के उद्देश्य के बाद भारत को इसका क्या लाभ हुआ और भारत को इसका क्या नुकसान हुआ। इतने के साथ में रेलवे का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस विषय पर मेंस का या पीटी का कोई क्वेश्चन आएगा, अब आप लोग आराम से बना लेंगे। अब मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग चलते हैं भारत में परंपरागत उद्योग की का पतन और आधुनिक उद्योग का अविकास, इसकी ओर। तो दो बातें आपके सामने में है, एक है भारत में परंपरागत उद्योग का पतन, दूसरा है आधुनिक उद्योग का अविकास, माने आधुनिक उद्योग का विकास ज्यादा नहीं हो पाया। अब आपको मैं बताता हूं भारत में परंपरागत उद्योग का पतन। पहले तो परंपरागत उद्योग का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद तब है उनका प्रमाण, फिर पतन का काल, और फिर कारण। कारण में सरकार का दावा और हमारा दावा, और एक ही लाइन में इसका परिणाम, एक ही लाइन में, ज्यादा नहीं, परिणाम। इतनी बात कर देंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो परंपरागत उद्योग का सामान्य मतलब है कि हथकरघा उद्योग, वो उद्योग जो सैकड़ों हजारों साल से इंडिया में चल रहा था और उसमें भी धीरे धीरे उन्नति आती गई थी, लेकिन जिसके अंदर निर्माण कार्य हेतु टेक्निक ज्यादा महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी। नंबर 2, जिसका निर्माण कार्य शिल्पकार लोग, शिल्पी लोग अपने घरों में ही किया करते थे, कारखाना नहीं खुला था। नंबर 3, जिसके अंतर्गत क्योंकि वो अपने घर में ही उत्पादन का कार्य किया करते थे, तो घर के लोग ही ज्यादातर श्रमिक भी होते थे, इक्का दुक्का ही श्रमिक वो बाहर से लेते थे, कभी कभी। ज्यादातर वो अपने घर के सारे सदस्यों के साथ मिलकर ही उत्पादन का काम कर लेते थे। नंबर 4, उत्पादन का स्केल छोटा था, छोटे लेवल पर उत्पादन कार्य होता था। इनको हमने संयुक्त रूप से क्या नाम दिया, हथकरघा उद्योग। रिवाइज करता हूं, ऐसा उद्योग जो टेक्निक
से संचालित हो, न कि टेक्नोलॉजी से। लघु हथकरघा उद्योग कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निक से संचालित हो, न कि टेक्नोलॉजी से। इसमें उस्तादों की कलाकारी, उनकी हुनरमंदी की प्रधानता होती है, न कि इंजीनियर्स के योगदान की। इसमें इंजीनियर नहीं होते, मॉडर्न इंडस्ट्री में इंजीनियर्स होते हैं, और परंपरागत वाले में इंजीनियर्स नहीं होते, उस्ताद होते, शिल्पकार होते हैं, जो कसीदा करना जानते हैं। उसके बाद फिर मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, कारखाना नहीं था, घर में ही उत्पादन कार्य होता था। नंबर 3 क्या बताया कि वो लोग घर में ही अपने मजदूरों के माध्यम से, घर में ही अपने ही घर के सदस्यों की मजदूरी के माध्यम से उत्पादन कार्य किया करते थे। बाहर से ज्यादा संख्या में बड़े पैमाने पर मजदूर का इस्तेमाल नहीं करते थे। और नंबर 4, उनके उत्पादन का स्केल छोटा था, छोटे लेवल उत्पादन का कार्य किया करते थे। इतनी बातों को मिला दीजिए तो हथकरघा उद्योग की समझ बन गई। और जब मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करोगे तो क्या कहानी है, जहां टेक्निक की जगह पर टेक्नोलॉजी आ जाए, जहां उत्पादन कार्य कारखाना में होने लगे, जहां बड़े पैमाने पे लेबर फोर्स, रॉ मटेरियल और बड़े पैमाने पर फाइनेंस की भूमिका हो जाए, और इन सब के बदौलत लार्ज स्केल पर उत्पादन हो। हेवी अमाउंट ऑफ मनी विल बी नीडेड। हेवी अमाउंट ऑफ मनी के बाद और क्या, टेक्नोलॉजी विल बी नीडेड। ज्यादा बड़े पैमाने पे कच्चा माल चाहिए और ज्यादा बड़े पैमाने पे श्रमिक चाहिए। जब कभी भी बहुत बड़े पैमाने पे पैसे के निवेश की जरूरत बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वैसे औद्योगिक विकास के दौर में जो छोटे छोटे हथकरघा उत्पादक होते हैं, जो छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं, उन सब लोगों का पिछड़ जाना बहुत स्वाभाविक होता है। जो हुनरमंद लोग होते हैं, जो कारीगर लोग होते हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, जो शिल्पी लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर बहुत बड़े धन कुबेरों से बाजारी कंपटीशन में टिक पाने की क्षमता नहीं होती। ये कलाकार होते हैं, हुनरमंद लोग होते हैं, लेकिन इनकी कलाएं, इनके हुनर नहीं टिक पाते बाजार में बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने। तो ऐसे में इंडस्ट्री का जो नया सेक्टर आएगा, जो मॉडर्न इंडस्ट्री का सेक्टर होगा, उसमें देखोगे कि मालिक हो सकता है कि इनमें से किसी वस्तु के, जिनका वो उत्पादन करवाता है, मालिक इनमें से किसी वस्तु को ठीक से नहीं जानता हो, किसी वस्तु का उत्पादन करना नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत पैसे हैं और वह एक ओवरऑल उद्यमशील व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और वह पैसे लगाकर सभी तरह के लोगों को परचेज कर लेता है, बुला लेता है, चाहे वह इंजीनियरिंग के लोग हों, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे मजदूर तबका के लोग हों, चाहे वह बाजार से जुड़े हुए लोग हों। सभी प्रकार की एजेंसियों को हायर कर लेगा, सभी प्रकार की ब्रांडिंग एजेंसियों को हायर कर लेगा, और उसके उत्पाद बाजार में बिक जाएंगे। जबकि पुराने दौर में क्या होता था, जो कलाकार होते थे ना, जो उस्ताद होते थे, जो शिल्पकार होते थे, वही अपने कारखाने के पहले के युग के उत्पादों के मालिक होते। कारखाना का युग आया तो वित्तपति मालिक हो गया, क्योंकि तो कारखाना अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। लेकिन घर का उत्पादन जब होता था, तो अपने सेक्टर में अपनी वस्तु के वो खुद उत्पादक होते थे, वही श्रमिक और वही मालिक और वही शिल्पकार। शिल्पकार, श्रमिक और मालिक तीनों एक होते थे। अब बात बदल गई, मॉडर्न इंडस्ट्री और परंपरागत उद्योग के बीच में यही अंतर है। चलिए, तात्पर्य मैंने समझा दिया। अब अगला मुद्दा है भारत में परंपरागत उद्योग का उदाहरण। भारत में परंपरागत उद्योग में वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था,
फिर धातु उद्योग बहुत उन्नत था। पत्थर का उद्योग भी बहुत उन्नत था। पत्थर का उद्योग भी बहुत उन्नत था। सीसा का उद्योग बहुत उन्नत था। लेकिन सबसे ज्यादा उन्नत था वस्त्र उद्योग। आप इतनी बात जब कह देते हैं तो उसके बाद आपको यह कहना होगा कि इसके बदौलत क्या हो रहा था कि भारत में कृषि एवं उद्योग और व्यापार का एक संतुलन था। कृषि उद्योग और व्यापार का एक संतुलन था। भारत में कृषि उद्योग और व्यापार का एक संतुलन था। उसके बाद आपको और क्या दिखाई देगा कि इसके कारण रोजगार उत्पन्न होता था, आमदनी होती थी, रोजगार होता था तो फिर आमदनी होती थी। इसके बाद फिर देखोगे कि इसके परिणाम स्वरूप जान की सुरक्षा थी। जान की सुरक्षा थी। सरकार को कर भी मिलता था। सरकार को इससे कर भी मिलता था। सरकार को इसके रास्ते बहुत सारी धनराशि भी कर के रूप में प्राप्त हो जाती थी। तो इसके नाते आपको क्या दिखाई देगा कि इंडिया वॉज ऑलमोस्ट अ रिचर कंट्री इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। 17वीं 18वीं शताब्दी के संदर्भ में देखो तो इंडिया एक तरह का धनी देश था। उस समय के अन्य यूरोपीय देशों की तुलना भी करोगे तो उनकी तुलना में यह एक धनी देश था। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाकर देखो, मध्य 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का जो मध्य काल है, उस दौर में क्या स्थिति है? दुनिया का जो कुल ट्रेड होता है ना, उसके अंदर 23% का एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन अकेले इंडिया का था। इंडिया 23% विश्व निर्यात में योगदान करता था। दुनिया के कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक्सपोर्ट में 23% का कंट्रीब्यूटर, लगभग 1/4 का कंट्रीब्यूटर अकेला इंडिया था। अब आप समझ सकते हो कि इंडिया कितना समृद्ध रहा होगा। एक अंग्रेज यात्री भारत आया था तो उसने कहा था कि बंगाल में इतने अधिक कपड़ों का उत्पादन होता है कि अकेले चाहे तो पूरी दुनिया को कपड़ा पहना सकता है। तो मैंने आपको अभी तक की चर्चा में क्या क्या बता दिया? नंबर 1, हथकरघा उद्योग या परंपरागत उद्योग कहते किसको हैं। नंबर 2, यह भारत में उन्नत था तो इसकी उन्नति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कैसे संतुलित थी। नंबर 3, इसकी उन्नति का कुछ एविडेंस दे दिया। एविडेंस के तौर पर मैंने बता दिया कि कई सारे सेक्टर्स के बहुत सारे उत्पाद थे। सूती वस्त्र उद्योग विशेष तौर पर उन्नत था। हमने दोनों का एक एक स्टेटमेंट दिया। एक यह कि विश्व के कुल अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजार का लगभग 1/4 भारत अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा था। इतना निर्यात इसलिए भी हो गया था भारत का क्योंकि यूरोपीय और एशियाई कई सारे देशों के साथ में इंडिया का ट्रेड लिंक बहुत अधिक उन्नत था। और नंबर 4, मैंने बताया कि एक आदमी ने तो कहा है कि बंगाल अकेले में इतने कपड़े का उत्पादन होता है कि यह पूरी दुनिया को कपड़ा पहना सकता है।
आपने कहा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नो, मैनचेस्टर आधुनिक उद्योग का केंद्र है। मैनचेस्टर आधुनिक उद्योग का केंद्र है और इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के बाद जब होती है तो अहमदाबाद का नाम आता है। और बंगाल में जिस वस्त्र का उत्पादन होता था वो होता था परंपरागत वस्त्र का। तो मैनचेस्टर शब्द जब सुने तो मॉडर्न इंडस्ट्री से उसको जोड़े, परंपरागत उद्योग से नहीं। कपिल ने लिखा अहमदाबाद, यस यू आर राइट। तो कुल मिलाकर ये बात हमारी पूरी हो गई। तो परंपरागत उद्योग का मतलब उसका बहुआयामी महत्व और उसके प्रमाण, इसकी क्लैरिटी हो गई। तब हम जाएंगे किधर, परंपरागत उद्योग के पतन की ओर। तो पतन का जब काल हमने देखना शुरू किया तो आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि 1813 ईस्वी तक हिंदुस्तान के परंपरागत उद्योग का पतन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पतन उस समय? क्योंकि उस समय तक इंडिया की वस्तुओं की बिक्री दुनिया के देशों में हो रही थी। अंग्रेज के व्यापार का पैटर्न ऐसा था कि वो भारतीय वस्तु खरीदते थे और विदेशों में जाकर बेचते थे, तो भारतीय वस्तुओं की मांग बनी रही। 1813 के बाद की क्या स्थिति है? तो 1813 के बाद की स्थिति यह है कि उनकी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने के बजाय खुद के देश के अंदर भी न बिक पा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो अंग्रेजी वस्तुएं नहीं, भारतीय वस्तुएं अब नहीं जा रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आपने देखा है कि 1833 तक आते आते कह दिया गया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट की ओर से कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेड नहीं करेगी। 1813 से एक नए दौर की शुरुआत हुई, वह ये कि भारत में अब अंग्रेज लोग अपना माल लेके आ सकते।